अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने रिस्क एंड रिटर्न के चैप्टर को पढ़ा था। उसमें फिर हमने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़े थे और रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने सीखा था। तो लास्ट टाइम क्लास में पता चला कि मैंने आप लोगों को जो बताया था कि टू टाइप ऑफ रिस्क है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क और एक सिस्टमेटिक रिस्क है। तो उसमें सिस्टमेटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने कैलकुलेशन ही सीखी थी। हाँ, थ्योरेटिकली हमने ये पढ़ा था कि सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो मार्केट से जो आपको रिस्क मिलता है, यानी मार्केट फैक्टर की वजह से जब कंपनियां इफेक्ट होती है तो उसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। यानी ये आपको मार्केट से परसीव होता है। कैसे? ये अनकंट्रोलेबल है। क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन अगर एक इकोनॉमी में है तो इससे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगी, कंपनियों के ऊपर इफेक्ट आएगा क्योंकि लोगों का जो है ना वो परचेजिंग पावर सो इन्फ्लेशन से आप लोगों का जो है जैसे कंपनियां इफेक्ट होंगी। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन से लोगों का परचेजिंग पावर जब कम हो जाएगा तो इससे आपकी कंपनी के रेवेन्यू कम होगी और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि कम हो जाए। अब इन्फ्लेशन जो है ये कंपनी को मार्केट से मिलता है, ये किसी स्पेसिफिक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता और इस इन्फ्लेशन से इंटायर मार्केट इफेक्ट होता है। इंटायर मार्केट से मेरा मतलब कि जितने कंपनीज उस इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही हैं वो सब के सब इफेक्ट होंगे। इसी तरह माय डियर, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट जो है ये अगर बढ़ता है तो इससे कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ता है। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें जब ऐड होंगी तो इससे पर सेल प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का बढ़ेगा। अगेन इसको ये कंपनियों को अफेक्ट करेगा और ये कंपनियों के कंट्रोल में नहीं है। वैसे सारी कंपनियां अफेक्ट होंगी इकोनॉमी में। अनसिस्टमेटिक रिस्क में हमने देखा था कि वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, उसको कंट्रोल करना आसान था क्योंकि वो स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंपनी होता था। ये मार्केट से मिलता है। ठीक है। थर्ड, इस तरह अगर आप देखिए एक और एग्जाम्पल है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है और अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है तो जब आप वापस करेंगे तो आपको ज़्यादा डॉलर वापस करने पड़ेंगे, ज़्यादा आपको अपने लोकल अमाउंट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आपको ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। ये वो फैक्टर है जिससे मार्केट में सारी कंपनियां अफेक्ट होती हैं। हमारा फोकस इस क्लास में इस सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करने के ऊपर है। अगर मैं कहता हूँ ना कि किसी कंपनी का सिस्टमेटिक रिस्क हाई है, लो है, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, सिस्टमेटिक रिस्क को हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू बीटा। बीटा का फार्मूला क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये अभी 2 स्लाइड्स के बाद आएगा। लेकिन मार्केट रिस्क के कैलकुलेशन को सीखना तो खैर एज एट इशू नहीं है क्योंकि आप लोग स्टैटिस्टिक्स में इस चीज़ों को पढ़ चुके हो। अभी अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन असल चीज़ ये कि आपको इसके कंसेप्ट का पता हो कि ये सिस्टमेटिक रिस्क होता क्या है। सो माय डियर, इसके लिए आपको इंडेक्स समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इंडेक्स मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडेक्स असल में आपको ना एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इंटायर मार्केट बताता है। ठीक है। इंडेक्स शोज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इंटायर मार्केट। इंडेक्स खुद किसी कंपनी का नाम नहीं है। यहाँ पे मैंने 4-5 कंपनियों का डेटा सपोज किया हुआ है, ABCDE। सपोज ये 5 कंपनीज हैं किसी मार्केट में। तो अगर आप देखें तो शेयर की प्राइसेस कंपनी ए की बढ़ रही है, ये 10, 12, 14 ये परफॉर्मेंस बताते हैं कंपनी ए का कि प्राइसेस बढ़ रही है। बी जो है ये 100, 120, 130, तो ये परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी बी बता रहा है। इस तरह ये सी और ये डी और ई की परफॉर्मेंस बता रही है जिनकी प्राइसेस बढ़ रही है। अच्छा, इंडेक्स खुद कुछ कोई चीज़ नहीं है, ये आपको इन मार्केट का एवरेज बिहेवियर बताता है जितने आपके पास मार्केट में कंपनीज हैं। ठीक है। इंडेक्स कैलकुलेशन की 3 मेथड्स हैं। उसके लिए हम अलग से चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। पाकिस्तान कौन सा मेथड यूज़ करता है। कराची स्टॉक जो हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है, कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, KC इंडेक्स है, KC 100 इंडेक्स है, वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी भी जो 2 मेथड है वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा।
बट एट द मोमेंट ये आपको बताना है कि इंडेक्स आपको एवरेज परफॉर्मेंस बताता है इंटायर मार्केट का। अब मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि मैं सिंपल एवरेज मेथड यूज़ करता हूँ, ठीक है, सिंपल एवरेज मेथड, ऐसा कोई मेथड है नहीं इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए, वो हमारे पास एवरेज की मुख्तलिफ मेथड है, वो मैंने आपको बताया कि अगली क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा, अगर मैं सिंपल एवरेज लेता हूँ तो जैसे कि आपको फार्मूला पता है समेशन x बाई n, अब ये इस दिन के एवरेज प्राइसेस है। अगर ये देखिए ना, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही है, ठीक है, तो इंडेक्स भी जो है वो अगले दिन बढ़ेगा। ये इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, इंडेक्स का बढ़ना आपको बताता है कि ऑन एवरेज आपके पास जो कंपनीज हैं मार्केट में उनकी प्राइसेस बढ़ रही है। सो इंडेक्स खुद कोई चीज़ नहीं है, ये इंटायर मार्केट का आपको एवरेज परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइसेस अगले दिन मार्केट में कोई ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है, प्राइसेस सेम रहती है, तो आप देखेंगे कि इंडेक्स में भी कोई चेंज नज़र आपको नहीं आएगा। देखिए आज भी इंडेक्स 88 है, अगले दिन भी। अगर प्राइसेस में डिक्रीज आता है, ठीक है, ये कम हो जाती हैं प्राइसेस, ये 126 हो जाते हैं, ये 52 हो जाता है, अब ये जो है 80 हो जाता है, ये 158 हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास ना इंडेक्स भी कम हो गया। सो इंडेक्स, दोबारा मैं आपको बता दूं, इट शोज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर मार्केट। अगर यहाँ पे कंपनी की शेयर की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इंडेक्स बढ़ेगा, अगर कंपनी की प्राइसेस नहीं बढ़ रही तो इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। सो जिस तरह आप लोग देखते हो ना, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाता है, तो फ्राइडे को अगर आप इंडेक्स का डेटा देखेंगे, सैटरडे को देखेंगे, संडे को देखेंगे, यानी फ्राइडे को क्लोजिंग कह रहा हूँ, सैटरडे संडे को आपको इंडेक्स अनचेंज नज़र आएगा क्योंकि कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुआ है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझानी, एक बात आपको समझानी है मार्केट रिस्क को फाइंड करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले जब नज़रें लोगों की किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कोई करता नहीं है तो सबसे पहले नज़रें उसकी पड़ती है इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंटरेस्टेड हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। अब मैंने देखा कि पाकिस्तान में या किसी और मुल्क, सपोज चाइना में, इंडेक्स बढ़ रहा है, ठीक है। इंडेक्स बढ़ने का सबसे पहले जो नज़रें इन्वेस्टर्स की लगती है ना, वो इंडेक्स के ऊपर लगती है। सबसे फर्स्ट फोकस मैं करूँगा इंडेक्स के ऊपर। अगर किसी कंट्री का इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज इनकी शेयर की प्राइसेस कंपनी की बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडेक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि शेयर की प्राइसेस कम हो रही है। तो इंडेक्स सबसे पहले आपके आइस को कैच करता है, ठीक है। इंडेक्स मार्केट परफॉर्मेंस बताता है। अगर किसी कंपनी का ना इंडेक्स यहाँ पे देखिए ना बढ़ रहा है तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप इंडेक्स देखें। सेकंड अब काम ये है कि मैंने इसमें से वो कंपनी देखनी है जिसकी प्राइसेस बढ़ रही है। ऐसे भी हो सकता है कि देखें ये इसकी प्राइसेस बढ़ गई है 50, कंपनी बी की प्राइसेस कम हो गई है, इसकी सी की प्राइसेस बढ़ रही है, ठीक है, और डी की भी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इसकी भी इंक्रीज हो रही है। अब अगर आप देखिए ना इंडेक्स बढ़ा है तो इंडेक्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनियों की प्राइसेस बढ़ी है, ऑन एवरेज कंपनियों की प्राइसेस बढ़ी हैं। देखिए इसकी भी बढ़ी है, इसकी भी बढ़ी है, इसकी भी, ये जो है अब ये इसकी प्राइसेस कम हुई हैं। तो इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि हर एक कंपनी की प्राइसेस बढ़ रही है या कम हो रही है, बट ऑन एवरेज कंपनियों की प्राइसेस बढ़ रही है। तो मेरा फर्स्ट फोकस इंडेक्स के ऊपर था। सेकंड, मैंने फिर कंपनियां देखने किसकी प्राइसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा माय डियर, मैं आपको इंडेक्स समझा क्यों रहा हूँ। बीटेक कैलकुलेशन में आप लोग जो उसका कंसेप्ट है वो आप ये देखते हैं कि जिस कंपनी का भी आप मार्केट रिस्क फाइंड करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि उस कंपनी के में जो वेरिएशन है शेयर के प्राइसेस में, ये मार्केट में जो वेरिएशन है इसके मुकाबले में रिलेटिवली हाई है या लो है। मार्केट रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है? मार्केट रिस्क को हम कंपेयर करते हैं इंडेक्स के साथ, हर एक कंपनी में जो चेंज है, वेरिएशन है, इसको हम कंपेयर करते हैं
इंडेक्स के साथ। इंडेक्स हमारा बेंचमार्क होता है। क्यों इंडेक्स हमारा बेंचमार्क है? क्योंकि इंडेक्स मार्केट परफॉर्मेंस बताता है। देखिए माय डियर, अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन इंडेक्स को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। इन्फ्लेशन जो है वो इन कंपनियों को इफेक्ट करेगा, इनकी प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएगी। मैंने इनकी प्राइसेस गिराई है, अब देखिए इंडेक्स कम हो गया। सो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा कंपनियों के ऊपर, ठीक है। कंपनियों का इम्पैक्ट आता है इंडेक्स के ऊपर। सो इन्फ्लेशन शेयर प्राइसेस को इफेक्ट करता है, इसकी वजह से इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। अब माय डियर, ये जो इंडेक्स है ना, ये एज ए बेंचमार्क यूज होता है। कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिसको इन्फ्लेशन कम इफेक्ट करेगी, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिसको इन्फ्लेशन ज़्यादा इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूं, ये अगर किसी मुल्क की करेंसी जो है ना वो डी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब इससे उसका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा क्योंकि वो हाई अब इंटरेस्ट पे करेगा और हाई प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा। तो अगर किसी कंपनी ने ना फ़ौरन डेट ज़्यादा लिया हुआ है तो वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। जैसे कि सपोज इसकी प्राइसेस 10 हो गई, मैं एज्यूम करता हूँ कि कंपनी बी ने ज़्यादा कर्जा लिया था फॉरेन करेंसी में, तो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसकी प्राइस जो है ना वो सपोज करता हूँ ज़्यादा गिर गई, बाकी की भी गिरी है, लेकिन इन्होंने कर्जा फॉरेन करेंसी में कम लिया है तो इंडेक्स जो है ना वो गिरा है। देखिए 77 पे आ गया 82 से। लेकिन इसमें अब देखिए सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड फॉर्म है ना वो ये है, कंपनी बी है। अब आप इसके कंसेप्ट को समझे कि मैं आपको क्यों इंडेक्स बता रहा हूँ। हम जब बीटा कैलकुलेट करते हैं तो हम कंपनी बी में जो वेरिएशन है एज कंपेयर टू वेरिएशन इन मार्केट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कंपनी सी का रिस्क कैलकुलेट करता हूँ मार्केट रिस्क, तो मैं कंपनी सी में वेरिएशन कैलकुलेट करूंगा एज रिलेशन टू वेरिएशन इन मार्केट। कंपनी डी का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ मार्केट रिस्क, वेरिएशन इन मार्केट डी एज कंपेयर टू वेरिएशन इन मार्केट, क्योंकि इंडेक्स इंटायर मार्केट का वेरिएशन बताता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से कंपनियां अफेक्ट होती है और इसकी वजह से वेरिएशन मार्केट में आता है। सो कुछ कंपनियां, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया, तो बी ज़्यादा इफेक्ट हुआ और एक कम इफेक्ट हुआ, सपोज करता हूँ, ठीक है। इसके प्राइसेस बाय 20 गिर गए, इसके प्राइसेस बाय 1 रुपीज़ गिर गया। सो हमने अब ये देखना होगा कि कंपनी ए का रिस्क ज़्यादा है मार्केट या बी का ज़्यादा है। सो मैं अगैन बता दूं कि बीटा का कंसेप्ट क्या है, वेरिएशन इन अ गिवन सिक्योरिटी जिसका आप मार्केट रिस्क कैलकुलेट करते हो एज कंपेयर टू वेरिएशन इन मार्केट। अच्छा माय डियर, अब अगर आपके पास ना वेरिएशन इन सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन वेरिएशन इन मार्केट हो, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी का मार्केट रिस्क हाई है, ठीक है। अगर वेरिएशन इन सिक्योरिटी जो है वो ग्रेटर हो, यानी इस केस में अगर मैं देखूं, अगर सपोज करता हूं बी में वेरिएशन ज़्यादा है, मैं इसको भी कैलकुलेट करके बताऊंगा, और बी में वेरिएशन ज़्यादा है और मार्केट में वेरिएशन कम है, इसका मतलब है कि ये कंपनी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अच्छा, जब मैंने बताया आपको ना कि इंडेक्स जो है ना ये आपको एवरेज परफॉर्मेंस बताता है, तो ऐसे क्यों हो सकता है कि कंपनी बी में वेरिएशन तो ज़्यादा है लेकिन मार्केट में वेरिएशन कम है? ये कब हो सकता है, इसकी एग्जांपल भी समझें। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखिए माय डियर, सपोज करता हूँ कि कंपनी ए में वेरिएशन 5% है, कंपनी सी में वेरिएशन 10% है।
और कंपनी बी जो है इसमें वेरिएशन 2% है। तो ऑन एवरेज वेरिएशन मेरे पास 6% आ रहा है। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि कंपनी बी में वेरिएशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, डबल हो गया, 4% आ गया, लेकिन कंपनी ए में वेरिएशन जो है ना वो इतना नहीं है। ठीक है, इसी तरह कंपनी सी में भी अगला दफ़ा कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना कि कंपनी बी में वेरिएशन बहुत हाई है, 100% इंक्रीज कर चुका है, लेकिन इंडेक्स में इतना ज़्यादा वेरिएशन आपको नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये बाकी में जो वेरिएशन कम है ना, ये तो एवरेज होके ये एब्जॉर्ब हो गया और आपको वेरिएशन मार्केट में कम नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि किसी एक कंपनी में चेंज बहुत ज़्यादा हो लेकिन बाकी में चेंज बहुत कम है, जिसकी वजह से ऑन एवरेज आपको चेंज कम नज़र आए। ठीक है, सो आप लोग क्या चेक करेंगे कि अगर वेरिएशन कंपनी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेरिएशन इन मार्केट, सो देन इसका मतलब है कि आपकी कंपनी ज़्यादा इफेक्ट हुई है, बाकी कंपनी में चूंकि चेंज बहुत कम था वो कम इफेक्ट हुई है, इसलिए एवरेज होके इंडेक्स में आपको वेरिएशन कम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। इसका आंसर बीटा का हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अच्छा, इसका उलट भी हो सकता है कि आपके पास ना किसी कंपनी में वेरिएशन तो कम है लेकिन मार्केट में वेरिएशन ज़्यादा है। सो ये कब हो सकता है कि जब एक कंपनी में वेरिएशन कम हो और मार्केट में ज़्यादा हो। इसका मतलब है कि इस कंपनी से हटकर बाकी कंपनियों में वेरिएशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से एवरेज होकर मार्केट आपको हाई वेरिएशन बताता है। मार्केट जब आपको वेरिएशन बताता है तो इसमें आपकी कंपनी भी शामिल है, लेकिन आपकी कंपनी में वेरिएशन कम है, बाकी में ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट में वेरिएशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो अगर ऐसा केस है सो देन इसका मतलब है कि आपकी कंपनी कम इफेक्ट हुई है इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट से, बाकी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, तभी जाके ना मार्केट में वेरिएशन ज़्यादा है और आपकी कंपनी में वेरिएशन कम है। तो ऐसे केस में ना आंसर जो बीटा है उसका लेस देन 1 होगा। अगर तो अच्छा, ये मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर डिग्री ऑफ वेरिएशन इन गिवन सिक्योरिटी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ वेरिएशन इन मार्केट, देन बीटा का आंसर इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, ये अब इसको सीखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। एक कंपनी है, मैंने उसको सपोज नाम दे दिया है पी। ठीक है, तो मैंने अभी बीटा कंपनी पी का बीटा फाइंड करना है, यानी मार्केट रिस्क फाइंड करना है। ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसे घबराइएगा मत। ये अभी जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यानी अगर दो डिफरेंट वेरिएबल है उसके बीच में आप कोवेरिएंस फाइंड करेंगे। कोवेरिएंस फाइंड करने का मतलब ये है किसी दो सिक्योरिटीज़ के बीच में को मूवमेंट फाइंड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग ना क्रिकेट की अगर हम बात करें, मैं मोहम्मद यूसुफ की अलग से रनिंग भी चेक कर सकता हूँ, इंजमाम की अलग से भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनका को मूवमेंट भी चेक कर सकता हूँ कि ये दोनों जब एक साथ दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं। ठीक है, एक अलग अलग इनका दौड़ना है, एक इनका एक साथ अगर दौड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ना हम जब गांव में क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें अगर आप देखें हम अक्सर नंबर लिखते थे तो अकेला अकेला हम जाके ना एक बैट्समैन खड़ा होके दूसरा बंदा बॉल करता था और हम रन्स करते थे। जब आप अकेले होते हो देन आपका माइंड बड़ा क्लियर होता है, आपको पता चलता है कि मैं यहाँ पे रन्स ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास आपके साथ दूसरा पार्टनर भी बैटिंग पे खड़ा हुआ है सो देन आपकी को मूवमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट होती है।
बाज़ जगह पे आपको लगता है कि मैं तो बड़ा क्विक हूँ, यहाँ पे रन ले सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो दूसरा बंदा है वो यहाँ पे रन नहीं ले सकता, सो देन आप रन नहीं लेते हो। ये क्यों नहीं लेते हो? आप अकेले होते तो रन लेते, आप अब दोनों एक साथ खड़े हो तो आप नहीं लेते हो रन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारी कॉम मूवमेंट जो है वो इतने तेज़ नहीं है जितना मैं अकेला तेज़ भाग सकता हूँ। सो बीटा में हम क्या करते हैं, हम कंपनी, सपोज कंपनी यहाँ पे पी की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी बी में जो मूवमेंट है, चेंज है, उसको हम देखेंगे चेंज इन रिलेशन टू मार्केट, ठीक है, एंड देन डिवाइड करेंगे बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। ये यहाँ पे आर पी से मतलब जो है मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था, आर पी से मतलब है रिटर्न ऑन मार्केट, बल्कि मैं लिख देता हूँ जी माय डियर। तो ये आर पी का मतलब है रिटर्न ऑफ द फर्म, और आर बी का मतलब जो है ना वो रिटर्न ऑन मार्केट, यानी वेरिएशन इन चेंज इन कंपनी एंड चेंज इन कंपनी, सॉरी चेंज इन मार्केट, इसका हम कॉम्पोनेंट चेक करेंगे। दूसरा ये कि वेरिएंस का फार्मूला आपके पास, ये कोवेरियंस का फार्मूला है पहले वाला, और ये वेरिएंस का फार्मूला आपके पास वो क्या भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन में भी सीखा था, वो क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, ये वेरिएंस का फार्मूला है। तो एक तो हम कोवेरियंस फाइंड करेंगे कंपनी ए और बी के बीच में, और एक हम वेरिएंस फाइंड करेंगे सिर्फ कंपनी बी का। कोवेरियंस का फार्मूला जो है वो ये है, अगर आप लोगों ने देखा हो जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, समेशन कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई का आप जब कैलकुलेट करते थे तो ऐसा था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस केस में एक्स की जगह कंपनी है और वाई की जगह मार्केट की रिटर्न है, ठीक है। तो अब आपको ये कैलकुलेट करने के लिए ये कॉलम चाहिए, एंड देन वेरिएंस के लिए आपको ये कॉलम चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द बीटा। सो लेट्स ट्राई हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ये कोवेरियंस का मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे अलग से लिखा है, ठीक है। तो ई आर का मतलब है एवरेज रिटर्न, ठीक है, जिसका फार्मूला था समेशन आर बाई एन। ई आर बी का मतलब है एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट, सो समेशन आर बी बाई एन, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन। अब ये एक्सेल में सीखते हैं इसको। देखिए माय डियर, फार्मूले को की तरफ आप देखें तो आपको ये चाहिए आर पी को वेरिएंस को फाइंड करने के लिए, आर पी माइनस आर बार पी और आर बी माइनस आर बार पी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रिटर्न कैलकुलेट करूंगा आर पी। रिटर्न का फार्मूला क्या है, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू माइनस 1। माइनस 1। अच्छा ये देखें, ये मैंने चेंज फाइंड किया कंपनी में, रिटर्न ऑफ द फर्म। अब ये आर बी जो है ये मुझे रिटर्न ऑफ मार्केट बताता है। तो मार्केट का जो रिटर्न है, ये इंडेक्स का डेटा मैंने फर्जी डेटा उठाया हुआ है, कंपनी का भी फर्जी डेटा है। अच्छा ये डेटा ना मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि वेरिएशन इन सिक्योरिटी को आप देखें 20% चेंज है, फिर आप देखिए 25% चेंज है, फिर 20% चेंज है, 44% है, -23। तो मैंने कंपनी ए में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखा है। मार्केट में आप वेरिएशन देखें तो ये कम है, 2% चेंज है, 5% चेंज है। ये कब हो सकता है? ऐसी कंडीशन तब हो सकती है जब आपके पास ना अदर देन कंपनी पी बाकी कंपनी में वेरिएशन बहुत कम हो और आप इस कंपनी में वेरिएशन ज़्यादा है। तो एवरेज करते करते ना ये जो कंपनी मार्केट में जो चेंज है ना, ये आपको इसलिए कम नज़र आ रहा है
कि अदर देन कंपनी बी, ये पी सॉरी, बाकी कंपनी में चेंज कम है, तो एवरेज हो के इंडेक्स की फिगर्स ये आ गए। अब ये इंडेक्स में चेंज कम है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से बड़ा क्लियर है कि मैंने आपको बताया था ना कि अगर वेरिएशन कंपनी में ज़्यादा है और मार्केट में वेरिएशन कम है तो आपका आंसर बीटा का ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब है कि वो जो फैक्टर्स हैं ना, इन्फ्लेशन वगैरह, एक्सचेंज रेट, उसने इस कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है, ये कंपनी पी को। देखिए इसमें चेंज ज़्यादा है जबकि मार्केट में कम है, तो बाकी कम इफेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले ना, चूंकि आपको अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए आर पी माइनस आर बार पी का कॉलम और इसका भी कॉलम। तो आपको सबसे पहले आर पी चाहिए, देन आपको एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी चाहिए कि आप इसे माइनस कर सकें। सो मैं सबसे पहले रिटर्न ऑफ पी मैंने फाइंड किया। अब मैं एवरेज फाइंड करता हूँ आर पी का। एवरेज का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स बाई एन, यानी समेशन आर पी बाई एन। तो मैं इसको सिंपल एवरेज के फार्मूले से भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास एवरेज रिटर्न है कंपनी बी की, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला फिगर है ये, ठीक। अब मैं आर पी माइनस आर बार पी फाइंड कर सकता हूँ। मैं ये भी कर लेता हूँ क्योंकि हमें आर बी भी चाहिए और समेशन एक्स, ये एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट भी चाहिए। सो ये मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया और इसका भी मैं एवरेज कैलकुलेट करता हूँ। तो ये मेरे पास एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये फाइंड कर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना ये, एंड देन इसको प्लस करेंगे। तो मुझे पहले ये चाहिए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में मुझे ये चाहिए, तो मैं पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ, आर पी माइनस आर बार पी। यहाँ पे मैंने इसको, चलो मैं इसको ई लिख देता हूँ, इसका मतलब है एवरेज, ठीक है। तो मुझे पहले चाहिए आर बार पी और एवरेज। तो आर पी माइनस एवरेज रिटर्न क्या है, 18% है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक। तो मैं अब हर एक से ये माइनस करूँगा, आर पी माइनस एवरेज रिटर्न, आर पी माइनस एवरेज रिटर्न। मैं एक और तरीके भी कर सकता हूँ कि इससे माइनस करूँ ना ये एवरेज और इसको कांस्टेंट कर लूँ। जब डॉलर का साइन लगाऊंगा तो अब ये कांस्टेंट रहेगा, यानी हर एक से ये एवरेज रिटर्न को माइनस करेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला एक कॉलम बन गया। अब मुझे ये चाहिए आर पी माइनस आर बार पी। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मेरे पास एवरेज आर बार पी क्या है ये, तो मैं हर एक से ये माइनस करूँगा, आर बी माइनस एवरेज रिटर्न। ठीक है, आर बी माइनस एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट, कांस्टेंट कर लेता हूँ इसको। आप लोग चुन के मैनुअल तरीके से सीखें क्योंकि पेपर में आपको मैनुअल तरीके से करना होगा। अच्छा, अब मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब करना क्या है, इनके बीच में देखिए ना मल्टीप्लिकेशन है, इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन उसको समेशन, उसको प्लस करना है। तो ये मैंने पहले से बना लिया है। अब देखिए इसमें ना मैं मल्टीप्लाई करूँ इन दो कॉलम को, यानी
ई को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एफ के साथ। ठीक है, कॉलम ई में क्या है, x माइनस एक्स बार और इसमें y माइनस वाई बार, यानी ये वो आप लोग जिस तरह पढ़ते थे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको चाहिए क्या कोवेरिएंस में, कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको प्लस करना है। तो मैं इसको प्लस करूँगा, सम, इस सब को मैंने प्लस कर लिया। अच्छा देखिए, मेरे पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था कि आप इन सब को प्लस करें, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करें। तो मैंने यहाँ पे ना इसको ये तो प्लस कर दिया, ठीक है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लिया, देखिए अब आपके पास ना मार्केट रिस्क का फॉर्मूला क्या था, ये तो कोवेरिएंस ऊपर का पोर्शन आपके पास आ चुका है, ठीक है, ये जो आपके पास कोवेरिएंस है ना, ये वाला पोर्शन हमारे पास आ चुका है। इसका आंसर क्या है, 0.000599। अब क्या रहता है इस फार्मूले में, ऊपर का पोर्शन तो आ गया, अब आपने कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ मार्केट। वेरिएंस ऑफ मार्केट का फॉर्मूला क्या है कि आर बी माइनस आर बार बी, इसका स्क्वायर ले एंड देन प्लस करें। तो ऑलरेडी हमारे पास ये कॉलम है, अगर आप देखें तो ये कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है। किधर गया, ये वाला देखिए एफ, यानी आर बी माइनस आर बार बी, ये हमारे पास ऑलरेडी है। हमने क्या करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो आर बी माइनस आर बार बी होल स्क्वायर बाय एन, तो ऑलरेडी ये हमारे पास है, ये इसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक, हमने इनके हर एक का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला दोबारा देखें वेरिएंस ऑफ मार्केट का, कि आप इनका स्क्वायर लें एंड देन आप इनको प्लस करें, देन डिवाइडेड बाय एन करें, ठीक है। सो स्क्वायर हम ले चुके हैं, अब मैं इसको प्लस करता हूँ, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट का फॉर्मूला क्या था, इन सब को प्लस करने के बाद आप डिवाइड करें बाय एन। एन हमारे पास यहाँ पे 9 है, ठीक। तो अब हमारे पास ना दोनों चीज़ें आ गई है, कोवेरिएंस भी आ गया और वेरिएंस ऑफ मार्केट भी आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस। तो देखिए आपके पास ना बीटा जो है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.28। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पास ना डिग्री ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगी ना इन कंपनी एज कम्पेयर टू वेरिएशन इन मार्केट, उसका मतलब है कि आपकी कंपनी का मार्केट रिस्क हाई है, ठीक है। बाकी कंपनी में वेरिएशन कम था, जिसकी वजह से एवरेज हो के मार्केट भी वेरिएशन कम बता रहा है, ठीक है। ये वो मैनुअल तरीका है जो आप लोगों ने पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इस तरीके से करना होता है। पेपर से मतलब कभी भी सिर्फ मेरे पेपर तक नहीं है, अदरवाइज आप लोग एक्सेल से बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो ये पूरा कैलकुलेशन, लेस देन अ मिनट होगा। फार्मूला क्या है, इक्वल SLOPE, फिर आप ब्रैकेट डालें। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आप एक सीरीज़ को सेलेक्ट करें, देन कॉमा, देन दूसरा सीरीज़। तो हमारे पास वेरिएशन, हम कंपनी, अब कॉमा लगाए, देन वेरिएशन इन मार्केट। चलो आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ कि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, इक्वल स्लोप ये। अब ये आपको कह रहे हैं कि एक सीरीज सेलेक्ट करें जिसमें आप डिग्री ऑफ वेरिएशन एज कम्पेयर टू अनदर देख रहे हैं। फिर इसके बीच में देखिए ना फार्मूला में कॉमा नज़र आ रहा है, जब मैं कॉमा लगाऊंगा तो अब ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप सेकंड सीरीज़ भी सेलेक्ट कर लें। वो भी मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, एंड देन मैं ब्रैकेट लगाता हूँ।
ये मैं नहीं सेलेक्ट करूँ क्योंकि ये रिटर्न नहीं है, ये इनका एवरेज जो मैंने फाइंड किया था वो था। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखें आपके पास बीटा सेम आ रहा है। तो ये बीटा का कैलकुलेशन का तरीका है जब आप एक्सेल से करते हो। ये जो मैंने किया ये आप लोग जब मैनुअल तरीके से करते हो। सो जितना वेरिएशन कंपनी में ज़्यादा होगा उतना आपका बीटा भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वेरिएशन बढ़ाता हूँ, ये 33 है ना, ये प्राइसेस कितना बढ़े, 21% बढ़े। मैं ऐसे सपोज करते हूँ उसको 48 करता हूँ। अब आप देखें कितना ज़्यादा बढ़ गया वेरिएशन बीटा। अगर मैं इसमें वेरिएशन कम करता रहिए तो बीटा भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। या मैं इंडेक्स में वेरिएशन अगर बढ़ाता हूँ, यानी इफ़ वेरिएशन in market is greater than variation in variation in security, then आपका मार्केट रिस्क भी कम होगा। ठीक है, आप इसको बेशक वैल्यूज़ को चेंज कर लें, आप वेरिएशन यहाँ पे कम करें तो आपके पास मार्केट रिस्क भी कम आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैं वेरिएशन कम कर रहा हूँ बीटा जो है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को समझ में ये बात आई होगी। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट दी मार्केट रिस्क ऑफ अ कंपनी। सो जिस कंपनी का मार्केट रिस्क हाई होगा उसका मतलब है कि उसको मार्केट फैक्टर्स ने ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है, वो इन्फ्लेशन वगैरह, एक्सचेंज रेट। ठीक है, किसी को समझ ना आए तो बेशक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।